ट्रोजन वॉर खत्म हो चुका है और असली कहानी शुरू होती है। एक हीरो जिसे घर लौटने में लगते हैं 20 साल और एक बेटा जो उससे कभी नहीं मिला। ये फिल्म एक सिंपल जर्नी नहीं है, ये दो टाइमलाइंस का कोलिजन है। 10 साल का वॉर, 10 साल का सफर और बीच में एक घर जो धीरे धीरे टूट रहा है। ये ऑडिसी नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस है। ऑडिसियस का सफर 20 साल का, टेलीमाकस की कहानी सिर्फ कुछ सालों की। सवाल ये है यहाँ दोनों जर्नीज अलग नहीं, पैरेलल कैसे चल रही है। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे नोलन इस बार टाइम को कैसे रीशेप कर रहे हैं, टेलीमाकस का रोल असल में कितना क्रूशियल होने वाला है और वो टेक्नोलॉजी जो इस फिल्म को सिनेमैटिक हिस्ट्री की पहली और अब तक की इकलौती फिल्म बना देता है। साथ ही समझेंगे क्यों इंडियन ऑडियंस को ये मूवी इतनी प्रॉमिसिंग दिख रही है जबकि वेस्टर्न ऑडियंस ऑलरेडी डिवाइडेड नजर आ रही है। सब कुछ सिर्फ ट्रेलर के बेसिस पे, नो स्पॉयलर्स। सिनेडोर शुरू होता है अब। द ओडिसी असल में एक एंशिएंट ग्रीक एपिक है जिसे लिखा गया था होमर के नाम से और ये वेस्टर्न लिटरेचर की सबसे फाउंडेशनल स्टोरीज में से एक मानी जाती है। ये सिर्फ एक सिंपल कहानी नहीं है बल्कि 24 बुक्स में डिवाइडेड एक कंप्लीट एपिक स्ट्रक्चर है जहाँ हर पार्ट ओडिसियस की जर्नी के एक नए फेज को रिप्रेजेंट करता है। स्टोरी स्टार्ट होती है ट्रोजन वॉर के बाद जहाँ ओडिसियस जो वॉर का एक मास्टरमाइंड था फाइनली अपने घर इथाका लौटने के लिए निकलता है। ये रिटर्न जर्नी बिल्कुल सिंपल नहीं होती। रास्ते में उसे गॉड्स का रैथ फेस करना पड़ता है, मॉन्स्टर्स, कर्सेस, इल्यूजन्स और समंदर का एंडलेस केओस। और इसी जर्नी के बीच इथाका का सीन पैरेलल चलता रहता है जहाँ उसका वेट कर रहे हैं उसकी वाइफ पेनेलोप और उसका बेटा टेलेमाकस। अब अगर तुमने ट्रॉय मूवी देखी है तो वहाँ स्टोरी ट्रोजन वॉर के साथ एंड हो जाती है, लेकिन द ओडिसी में ट्विस्ट ये है स्टोरी वॉर के बाद स्टार्ट होती है। ये फिल्म बैटल्स की नहीं है, ये आफ्टरमाथ की है। एक ऐसे इंसान की जर्नी जो जीत के बाद भी अपने ही कॉन्सिक्वेंसेस से भाग रहा है। अब यहाँ एक और लेयर समझना जरूरी है क्योंकि एक चीज नोलन के सिनेमा में हमेशा कंसिस्टेंट रही है, वो लीनियर स्टोरी टेलिंग को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। मोमेंटो में टाइम को उल्टा कर दिया, इंसेप्शन में ड्रीम्स के अंदर टाइम को फोल्ड कर दिया, डंकर्क में 3 अलग टाइमलाइंस को एक ही क्लाइमेक्स पे ला दिया और टेनेट में टाइम को ही रिवर्स फिजिक्स बना दिया। मतलब नोलन के लिए स्टोरी कभी सीधी लाइन नहीं होती, वो टाइम को स्ट्रक्चर नहीं टूल बनाते हैं। तो जब हम ओडिसी को देखते हैं सवाल ये नहीं है कि स्टोरी क्या है, सवाल ये है नोलन इसे बताएंगे कैसे। ट्रेलर एक क्लियर हिंट देता है ये कहानी एक पर्सपेक्टिव से नहीं, 2 पैरेलल पर्सपेक्टिव से चलती है। एक तरफ ओडिसियस की जर्नी जो लगभग 20 सालों तक समुद्र, कर्सेस और सर्वाइवल के बीच फंसी हुई है और दूसरी तरफ टेलीमाकस का आर्क जो इथाका में अपने ही घर को एक कोलैप्सिंग सिस्टम की तरह देख रहा है। एक टाइमलाइन बाहर चल रही है और एक टाइमलाइन अंदर टूट रही है, लेकिन यहाँ नोलन का अप्रोच सिंपल फ्लैशबैक स्ट्रक्चर नहीं होगा। दोनों नैरेटिव्स एक साथ रन करेंगे और धीरे धीरे एक शेयर्ड इमोशनल कोलिजन पॉइंट की तरफ बिल्ड होंगे जहाँ पिता और बेटा एक ही रियलिटी में आ जाते हैं। टेलीमाकस का आर्क इथाका में अनफोल्ड होता है जहाँ किंगडम सिर्फ किंगडम नहीं है, एक प्रेशर चेंबर बन चुका है। ओडिसियस की एब्सेंस में पावर वैक्यूम है, सूटर्स का कंट्रोल, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और हर फ्रेम में एक सप्रेस्ड टेंशन। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये आइडेंटिटी का कोलैप्स है। टेलीमाकस एक ऐसा इंसान की तरह लिखा गया है जो अपने फादर को ढूंढ नहीं रहा, वो अपने फादर की एब्सेंस को समझने की कोशिश कर रहा है। उसका डिसीजन एक सवाल है, मैं कौन हूँ अगर मैं अपने पिता को कभी जान ही नहीं सका। और दूसरी तरफ ओडिसियस का आर्क जो सरफेस पे एक एपिक जर्नी लगता है लेकिन असल में एक स्लो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। स्टॉर्म्स, शिपरेक्स, मॉन्स्टर्स, मिथिक ट्रायल्स, ये सब एडवेंचर नहीं है, ये एक वॉर के बाद का इमोशनल अकाउंटिंग है। हर ऑब्स्टिकल एक रिमाइंडर है कि विक्ट्री के बाद भी कॉन्सिक्वेंसेस खत्म नहीं होते, चाहे पोसाइडन का रैथ हो या साइक्लॉप्स का केव। सब एक ही आइडिया रिपीट करता है, तुम फेट को बाईपास नहीं कर सकते। तो जब हम दोनों आर्क्स को साथ रखते हैं तो टेलीमाकस का आर्क एब्सेंस से बिल्ड हो रहा है और ओडिसियस का आर्क गिल्ट से ब्रेक हो रहा है। एक तरफ वेटिंग है, दूसरी तरफ रिटर्निंग। एक तरफ आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है और दूसरी तरफ आइडेंटिटी डिसॉल्व हो रही है। 2 टाइमलाइंस, 2 इमोशनल डायरेक्शंस और एक इनएविटेबल कन्वर्जन पॉइंट। यहीं आई बिलीव नोलन का रियल ब्रिलियंस शाइन करेगा। स्टोरी को टाइमलाइन नहीं एक्सपीरियंस बना देना। बैकग्राउंड स्कोर का टोन काफी हॉन्टिंग है, नो हीरोइक बिल्डअप्स, ज्यादा एटमॉस्फेरिक, मिनिमल और टेंशन ड्रिवन। लुडविग गोरांसन का अप्रोच यहाँ क्लियरली आइडेंटिफाइबल है। उनका काम ब्लैक पैंथर में अफ्रीकन परक्यूशन और ऑर्केस्ट्रल फ्यूजन के लिए जाना जाता है और ओपनहाइमर में उन्होंने ट्रेडिशनल स्कोर को ब्रेक करके टिकिंग बेस्ड रिदमेटिक टेंशन यूज की थी। ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, गोरांसन मेलोडी से ज्यादा रिदम और टेक्सचर पे काम करते हैं। इस फिल्म के कंटेक्स्ट में भी एक्सपेक्टेशन यही है, लेस थीमेटिक हीरो म्यूजिक, मोर एनवायरमेंटल साउंड डिजाइन अप्रोच जो विजुअल के साथ मर्ज हो जाता है इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन टॉप ऑफ देम। और ये कोलैबोरेशन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि नोलन ने पहले हांस जिमर के साथ काफी काम किया था। जिमर का स्टाइल इंटरस्टेलर और डंकर्क में क्लियरली इमोशनल, ऑर्गन हैवी और ओपेरा स्टाइल रहा है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली रामायण के फर्स्ट टीजर में आप जिमर का ओपेरा स्टाइल सिग्नेचर कोरस में फील कर सकते हो, लेकिन गोरांसन का अप्रोच कंपैरेटिवली मोर डीकंस्ट्रक्टेड होता है। साउंड को ट्रेडिशनल ऑर्केस्ट्रेशन से हटा के एक्सपेरिमेंटल लेयर्स में ले जाते हैं। विजुअल साइड पे होयते वान होयतमा फिर से नोलन के साथ है। होयतमा का काम एक कंसिस्टेंट टेक्निक पे बेस्ड है, लार्ज फॉर्मेट IMAX विजुअल को नेचुरल लाइट और ग्राउंडेड फ्रेमिंग के साथ शूट करना। यहाँ विजुअल्स टिपिकल फैंटेसी एस्थेटिक फॉलो नहीं करते, म्यूटेड कलर ग्रेडिंग,
प्रैक्टिकल लोकेशंस और IMAX स्केल फ्रेमिंग, सी का वास्टनेस और उसके बीच ह्यूमन फिगर का एक्सट्रीम स्केल कॉन्ट्रास्ट। ये प्योरली विजुअल स्टाइल नहीं है, ये नैरेटिव पर्सपेक्टिव का एक एक्सटेंशन है। IMAX आजकल हर ब्लॉकबस्टर ट्रेलर में दिख जाता है। शॉट ऑन IMAX एक टैग बन चुका है, लेकिन रियलिटी ये है ट्रू IMAX यानी 50x70 फिल्म कैमरास यूज करना कभी भी सिंपल नहीं रहा। ये कैमरा मैसिव होते हैं, हैवी और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सट्रीमली लाउड। इतना लाउड कि लाइव डायलॉग रिकॉर्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए डिकेड्स तक IMAX सिर्फ सिलेक्टेड शॉट्स के लिए लिमिटेड रहा। रन टाइम परसेंटेज के बेसिस पर देखें तो टॉप 3 मूवीज जो सबसे ज्यादा एक्चुअल IMAX कैमरा पे शूट हुई हैं, डार्क नाइट राइजेस अराउंड 45%, टेनेट 50%, डंकर्क अराउंड 75% IMAX फुटेज। हर फिल्म के साथ IMAX का यूज बढ़ता गया, लेकिन लिमिटेशन सेम रही, कैमरा साइज और नॉइस। नोलन के साथ कोलैबोरेशन करके IMAX ने नेक्स्ट जनरेशन 70 फिल्म कैमरा डेवलप किया है, जो पहले के कंपैरिजन में काफी क्वाइटर और मोर प्रैक्टिकल है, और इसे यूज करके ऑडिसी बनती है सिनेमैटिक हिस्ट्री की पहली मूवी 100% शॉट ऑन ट्रू IMAX। और जब तुम ऑडिसी का स्केल देखते हो तो वो सिर्फ सिनेमैटिक एम्बिशन नहीं, पूरी फिल्म मेकिंग टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन सिग्नल करता है। क्रिस्टोफर नोलन अपने एक्टर्स को रिपीट करना पसंद करते हैं, जो कुछ हद तक राजू हिरानी भी फॉलो करते हैं। माइकल केन अगर रिटायर नहीं होते तो नोलन उन्हें भी शायद आर्मर पहना के खड़ा कर देते। ओडेसियस के रोल में है मैट डेमन। रोल के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है, परफेक्ट कास्टिंग मेरे हिसाब से। टॉम हॉलैंड एज सेलिमाकस। करंटली हॉलीवुड लैंडस्केप में यंग लीड एक्टर्स की रेस में ज्यादातर स्पॉटलाइट टॉम हॉलैंड और टिमोथी शैलमे के बीच ही सर्कुलेट करता है, और नोलन ने यहाँ शैलमे रूट नहीं लिया, हॉलैंड को कास्ट किया, जो अच्छा चांस है हॉलैंड को फाइनली अपनी एक्टिंग का ट्रू पोटेंशियल प्रूव करने का। एनी हैथवे एज पेनेलोप। अब ऑनेस्टली इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि वो टॉम हॉलैंड की मदर के रोल में है, लेकिन नोलन कास्टिंग में एज से ज्यादा प्रेजेंस और इमोशनल वेट देखते हैं, और हैथवे इस टाइप के रिस्ट्रेंट इंटरनल स्ट्रेंथ वाले रोल को कैरी कर चुकी हैं। रॉबर्ट पैटिंसन एज एंटीनियस। शूटर्स का सेंट्रल फोर्स। पैटिंसन की अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी यहाँ सूट करती है। जेंडिया एज अथीना। जेंडिया को जितने ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, लगता है उनके ऑडिशन टेप्स अब यूडेमी कोर्स में डालने चाहिए। हाउ टू क्रैक एवरी मेजर हॉलीवुड कास्टिंग विदाउट लूजिंग अ रोल। चार्लिस थिरोन एज कैलिप्सो। वैसे ट्रेलर में किसी ने इंसेप्शन वाली एलन पेज को नोटिस किया, जो आई थिंक अब इलियट पेज है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को रिपोर्टेडली पोसाइडन के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्योंकि डूम्सडे में उनको एक बेटर रोल मिल गया, और शुड आई से बेटर पे चेक। ट्रॉय में ट्रोजन हॉर्स सीक्वेंस था, काफी एपिक और विजुअली प्लीजिंग था। यह एडेप्टेशन का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है, ऑथेंटिक रिक्रिएशन से ज्यादा फोकस सिनेमैटिक लैंग्वेज और नैरेटिव टोन पे है, बिल्कुल वैसा ही जैसा नीतीश तिवारी के रामायण में भी होता है। क्रिएटर्स उसे स्क्रीन के हिसाब से रीइमेजिन करते हैं, और यहाँ नोलन का अप्रोच भी वही लगता है। विजुअल ऑथेंटिसिटी से ज्यादा फोकस इमोशनल और नैरेटिव स्ट्रक्चर पे है। रामायण का ट्रेलर जब आया, इंडिया में रिस्पॉन्स क्लियरली डिवाइडेड था, लेकिन साथ ही वेस्टर्न ऑडियंस इसे क्यूरियोसिटी और एडमिरेशन के लेंस से देख रहे थे। अब अपोजिट साइड पे ओडेसी का ट्रेलर जब ड्रॉप हुआ, इंडियन क्रिएटर्स और ब्रेकडाउन कम्युनिटी उसे काफी टेक्निकल एप्रिसिएशन के साथ देख रहे हैं। विजुअल स्केल, फिल्मिंग एम्बिशन और एग्जीक्यूशन को हाईलाइट कर रहे हैं। मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया, थोड़ी बचपन की यादें ताजा हो गई कि जब आउट ऑफ द सडन कोई। लेकिन वेस्टर्न ऑडियंस का एक सेक्शन ऑलरेडी स्प्लिट नजर आ रहा है। कुछ लोग कैरेक्टर डिजाइन, आर्मर एस्थेटिक्स और माइथोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ आता है, जब नोलन जैसे डायरेक्टर का काम होता है तो एक कॉमन आर्ग्यूमेंट होता है, ये उनका इंटरप्रिटेशन है, और उस इंटरप्रिटेशन को क्रिएटर्स डिफेंड करते हैं एज सिनेमैटिक विजन, जो बिल्कुल सही भी है। लेकिन जब वही लॉजिक रामायण एडेप्टेशन पे आता है तो डिस्कशन का टोन शिफ्ट हो जाता है। जब प्रोड्यूसर्स टू प्रमोट देयर हार्ड वर्क कहते हैं, अगर रामायण वेस्टर्न मार्केट में परफॉर्म नहीं करती तो उसे हम फेलियर कंसिडर करेंगे, तो इस स्टेटमेंट को लिटरल सेंस में पिक किया जाता है और उसी पे ब्रेकडाउन वीडियोस बनाए जाते हैं, कैसे ये रिप्रेजेंटेशन, इंटेंट और कल्चरल फ्रेमिंग इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं है। आई कंप्लीटली एग्री विद द स्टेटमेंट कि नोलन का विजन है, बट सेम लेंस एंड ब्रीदिंग स्पेस इंडियन फिल्म मेकर्स को भी मिलना चाहिए। तो ओवरऑल ओडेसी को टिपिकल फैंटेसी एडवेंचर एक्सपेक्ट मत करना। ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप स्पेक्टेकल नहीं लग रहा, ये ज्यादा ग्राउंडेड, साइकोलॉजिकल और कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म लग रही है। अगर थियरी सही निकली तो ये फिल्म सिर्फ एक जर्नी नहीं, एक इमोशनल कोलिजन होगा। हीरो घर लौट रहा है, पर सवाल ये है घर वैसा मिलेगा भी या नहीं। फिल्म कैसी होगी 17 जुलाई को पता चलेगा। तब तक के लिए इन नोलन वी ट्रस्ट।